Welcome back, class 11th students. Right now we are in work, power and energy. This is the chapter after the force laws of motion and friction. फोर्स है लॉज ऑफ मोशन में आपको वो पार्ट भी मैंने डिस्कस करा जो डिलीट हो गया, जो कि उसका इम्पोर्टेंस है और 9th के बाद आपने उसको नहीं पढ़ा था तो वो डिस्कस करा। फ्रिक्शन को डिस्कस करा और फ्रिक्शन को डिस्कस करने के बाद अब मैं पहुंचा हूँ वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा और अगले कुछ लेक्चर्स में आपके साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी चैप्टर्स का है फोर्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का वो और उसका रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैकेनिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो अभी आप पार्ट पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल पार्ट है और उसमें वर्क एनर्जी पावर का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वर्क एनर्जी पावर को मैं पढ़ाऊँ तो उस पढ़ाने के दौरान मुझे बहुत अच्छे साइंटिस्ट का एक ध्यान में आ गया। शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम उनका सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। ऐसे एक साइंटिस्ट जिन्होंने एक तरीके से परमाणु का जो है एटॉमिक एनर्जी का फाउंडेशन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया में डाला और ऐसे साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 1909 में इन्होंने अपने देश में जन्म लिया और उस समय हमारा जो भारत था वो आज़ाद नहीं था। और जब आज़ाद भारत जब नहीं था तो आज़ाद भारत के पूर्व की जो स्थितियां थी बहुत विकराल थी, बहुत मुश्किल थी। लेकिन ऐसे में इन्होंने अपनी मेधा दिखाते हुए और ऐसे बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी नई नई खोजें करी और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इन्होंने करा, इन्होंने जो है 1941 में ये रॉयल फेलो से जो है एक तरीके से रॉयल सोसाइटी एक चला करती थी, वो आज भी है, जिसमें ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट को एक क्लब में लिया जाता है साथ में, तो उनको भी ऑनर मूल्य मिला क्योंकि 1947 में अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। बट 1941 में ये उसके एक तरीके से फेलो चुने गए रॉयल सोसाइटी के। एंड सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने काम ये करा कि जो JRD टाटा है, जमशेद रतन जी टाटा, उनके सहयोग से इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी। आपको मालूम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च देश का एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में और सेमीकंडक्टर डिवाइस से लेके बहुत बड़े बड़े काम जो है वहाँ पर किए जाते हैं। तो इसकी नींव जो इस चीज़ की नींव है उन्होंने बाबा जी ने ही डाली और इन्होंने ही जो है आप अगर मुंबई का जो कि आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से आज इंस्टीट्यूशन सुनते हैं तो वो BARC भी इनकी ही देन है। इसके अलावा ऊटी में रेडियो टेलीस्कोप का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, वो भी भाभा जी के वजह से ही करा गया। तारापुर में जो है एक एटॉमिक एनर्जी का पूरा सिस्टम डेवलप करा गया, लगाया गया, वो सब शायद इनके कारण हुए। लेकिन बहुत कम समय के लिए ही इनकी प्रतिभा हमारे देश को मिल सकी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्विट्जरलैंड में एक प्लेन क्रैश में 1966 में इनका जो है देहांत हो गया। यानी कि जस्ट 57 की एज में आप ध्यान रखिए आज की सिचुएशन हमारे देश में ऑलमोस्ट 25-26 साल लग जाते हैं जो है बच्चों को जो है तरीके से वर्किंग में आने में, पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट होकर वर्किंग जब वो उतरते प्रोफेशनल होते हैं तो 25-26 कम से कम एज है। वैसे जनरली एक एवरेज 28 से 30 मानी जाती है। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने 27 उसके बाद केवल 27 ईयर के में इतना सारा काम कर दिया कि आज भाभा को साथ हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर होमी का जो है जहांगीर बाबा का जिक्र आपसे मैंने करा, हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें देश के लिए करना है और पढ़ाई को भी अगर करना है तो उसको एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करनी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, उसके लिए मेहनत करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान आज अपने घरों पे हैं, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बट क्लासेज जारी हैं, ऑनलाइन अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाने की कोशिश हो रही है। आपको मन बनाना है कि नहीं ऐसा महसूस करें लेक्चर को देखते समय, सुनते समय, पढ़ते समय कि नहीं आई एम इन द क्लास। तो आप विश्वास मानिए अगर आप ऐसा सोच लेंगे कि मैं क्लास में हूँ, सामने सर लेक्चर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक चीज़ों को आप समझने लगेंगे। तो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन द लेक्चर। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि हम तो जनरली कहते हैं ना कि ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ। व्हाट इज द वर्क? द फर्स्ट थिंग इज वर्क। बट यहाँ पर जो वर्क है उस वर्क का मतलब मैकेनिकल वर्क करने से है। तो जनरली क्या होता है उसको इस तरीके से समझना चाहते हैं। तो अगर जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सपोज रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है और इस पर हमने जो है मान लेते हैं कि ये इसकी एक्सिस होगी और हमने इस तरीके से यहाँ पर एक जो है फोर्स लगाया।
कोई ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट ही फोर्स लगाएंगे, हम कैसे भी फोर्स लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है एक हमारे पास अगर ये मान लेते हैं ये इस तरीके की जो चीज़ रखी हुई है, और अगर हम इसको जो ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही इसको धक्का देंगे, हम ऐसे भी धक्का दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अब एक एंगल आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है किसी एंगल से आपने जो है मान लेते किसी एंगल थीटा से आपने फोर्स लगाया, तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन इतना फोर्स सफिशिएंट लगाया, ये मूव कर गया, और मूव करने का जो मतलब है, ये मूव करने का जो इसने डिस्टेंस जो है वो एस कवर कर ली सपोज। तो देखिए इसकी नई पोजीशन कितनी आ गई, एस आ गई। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क, if we apply a force on a body and it gets displaced in the direction of the force, then the product of the force and displacement is known as the work done. यानी कि if we apply the force in the direction of displacement, यानी कि if we apply a force in the direction of, if we apply a force in the direction of displacement, then the product of force and displacement is known as वर्क डन। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें, अगर इसी फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टली हुआ है, तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट कर लेते हैं एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ये आप जानते हैं, है ना। अगर फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया एफ कॉस थीटा और इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर W इक्वल टू कितना आ गया, एफ एस कॉस थीटा और W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनिट वगैरह आपको मालूम है। यूनिट अगर लिखना हो तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं और जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीरियस यूनिट भी आपको मालूम है, डायन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो है एमकेएस में हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जूल इंटू जो है आपका 10⁻⁷ अर्ग भी हो जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द वर्क। अब इस वर्क को जो है कई पार्ट में डिवाइड करा गया है एक तरीके से, उसको हम लोग देखते हैं। सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ वर्क भी आ जाते हैं, और जो टाइप्स ऑफ वर्क है उसको भी समझना जरूरी है कौन कौन से होते हैं। तो सबसे एक जो आता है वो जीरो वर्क डन आता है। जीरो वर्क डन का मतलब क्या होता है, आपने फोर्स अप्लाई करा, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर किस बात की भाई जो है वहाँ पर कैसे कहेंगे वर्क डन होगा। तो ऐसा वर्क डन जीरो होना था, और ये कब पॉसिबल है। आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम 1 कर दें तो यहाँ पर देखिए ये थीटा 90 डिग्री, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो ऐसी कंडीशन में कि जब एक तरीके से फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, उस कंडीशन में वहां पर वर्क डन कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, वहाँ पर कुली अपना सामान लेके जो है मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं वहाँ पर उसका जो वर्क डन है वो जीरो माना जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, और मोशन कैसे जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है। तो उसकी कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये द फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन फिर इसके बाद आता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या हो जाता है, थीटा अगर आपका जो है मान लेते हैं 0 डिग्री है, ठीक है, देन इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो एफ एस के बराबर आ जाएगा। आप ऊपर देख लीजिए,
थीटा 0 रख दिया, डब्ल्यू बराबर है उससे। यानी एंगल का मतलब है कि अगर हम ये रहा मार्कर रखा है और इस मार्कर पर जो है देखिए इस तरीके से हम ये लगा रहे हैं, ये अगर फोर्स लगा रहे हैं तो देखो आगे मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। और अभी ये मार्कर रखा था, हम इसको जो है नीचे ऐसे ऐसे फोर्स लगाएं तब भी कोई फायदा नहीं है और ऐसे फोर्स लगाएं तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आता है निगेटिव वर्क डन, इसको बोलते हैं निगेटिव वर्क डन। तो निगेटिव वर्क डन में क्या होता है कि जो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। वहां पर क्या बोला जाता है, निगेटिव वर्क डन होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं थीटा जो है हमारा वो 180 डिग्री है, तो जो डब्ल्यू आ जाएगा वो माइनस का एफ हो जाएगा। सो दिस इज द वर्क डन एंड विच इज इक्वल्स द डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का एफ एस। सो बहुत सारा ये जो इम्पोर्टेंट जो है आपके कॉन्सेप्ट इसको देख रहे हैं निगेटिव वर्क डन का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन ऑल्सो और दीज आर द जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन। दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन। यू कैन नोट बाय पॉजिंग द वीडियो। अब दो चीजें बहुत जरूरी है समझना। जो वर्क डन है इसको और एक तरीके से समझते हैं कि वर्क डन भी दो टाइप से हो रहा है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर एक जो वर्क डन होता है वो कांस्टेंट फोर्स के कारण होता है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपने फोर्स लगाया वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो एक तरीके का जो आपका यहाँ पर जो है वर्क डन आता है उसमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपने फोर्स लगाया, एक जगह लीनियर लाइन देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन और है, वो कंडीशन कुछ इस तरीके की, मान लो कि हम लोग जो है सारा बात करते हैं और ये मान लो इस तरीके से वर्क डन हो रहा है, यानी कि अब देखिए कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सपोज फोर्स है। अब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में हमको छोटा सा जो है एक स्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लिया ये जो उसकी पोजीशन S1 हो गई, S2 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन की हम लोग को बात करनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो इसको जो है हम लोग मान लेते हैं स्मॉल f1 मान लीजिए, इसको जो है आप कितना मान लेंगे, स्मॉल f2 मान लेंगे। अब इस कंडीशन में अगर आपको जो है एक तरीके से वर्क डन आपको जो है निकालना हो तो इस तरीके से वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो आप इसको जो है अभी हटा भी देते हैं अपन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी आप देख रहे हैं S1 S2 एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और जब इसमें इस कंडीशन में अगर हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, W इक्वल टू F इंटू और यहाँ पर जो है DS आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, F इंटू यहाँ पर DS ले सकते हैं क्योंकि S1 S2 अलग अलग पोजीशन है। तो दिस इज द वर्क डन। वर्क डन इसको बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स कहीं पर लग रहा है, लगातार फोर्स की वैल्यू बदल रही है, उस कंडीशन जो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके से आएगा। वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन है इंटीग्रेशन FDS हो जाएगा और S1 से S2 तक हो रहा है तो S1 से S2 आपने लगा दिया यहाँ पर, और ये कांस्टेंट जो है फोर्स के कारण यहाँ का जो है वर्क डन आपका हो रहा है। अब ठीक है, अगर मान लो cos थीटा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पर cos थीटा लगा दीजिए, यहाँ पर भी cos थीटा लगा दीजिए, ये देखिए वो लग गया cos थीटा, ठीक है। और इसको अगर लिखना हो तो W इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल S1 से S2 और F वेक्टर डॉट जो है DS वेक्टर लिख दीजिए। दिस इज ऑल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ द फोर्स एंड वर्क डन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए कि जो वर्क डन है वो दो तरह से होगा। एक तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन होगा और दूसरा जो है आपका वो किसके कारण होगा, दूसरा होगा वेरिएबल फोर्स के कारण। अगर हम लोग अगले फेज में बढ़ते हैं तो वर्क के बाद आता है एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी का क्या मतलब है कि देखिए आप जानते हैं कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग इफ वी हैव नॉट एनर्जी। अगर आपको छोटा सा पत्थर दिया जाता है उसको बड़ी जो है उसको उठा के फेंक देंगे, लेकिन एक बहुत हैवी पत्थर दे दिया जाए तो शायद आपको टच से मस करना भी कठिन हो जाएगा। तो हम उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि छोटी सी चीज़ को फेंकने की एनर्जी थी बट किसी हैवी चीज़ को फेंकने की एनर्जी नहीं बची। तो ये एक फैक्ट है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी। बहुत सिंपल डेफिनेशन, छोटी सी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी।
यानी कि किसी भी काम करने का जो कैपेसिटी है वही क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक, अब जो एनर्जी है इसको डिवाइड कर दिया गया है भाई, कई अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के, लेकिन जनरली जो बेसिक मैकेनिकल एनर्जी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डिफाइन करा है तो दो पार्ट में डिफाइन करा है एक तरीके से एनर्जी, और इसको मैकेनिकल ले लें क्योंकि मैकेनिकल ही पार्ट हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके द्वारा जो एनर्जी मिल रही है वो कौन सी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its motion। तो यानी कि जो एनर्जी पोसेस्ड की जा रही है किसके कारण, उसकी मोशन के कारण जो भी जो है किया जा रहा है, तो वो एनर्जी बोली जाती है काइनेटिक एनर्जी। एंड इट इज द गिवन बाय द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। तो कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv²। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये जो है फार्मूला है, और इसका अभी बहुत जनरलाइज एक तरीके से आपके पास जो है यूज आने वाला है। ठीक, फिर अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करनी है हमको। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वहां पर बस द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन। ठीक है, उसका जो अपना एक तरीके से कह सकते हैं जो एनर्जी रेस्ट में, चूंकि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एनर्जी की जो स्टोर हो गई है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ही हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी हमने समझ ली, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपने समझ लिया है। अब हम लोग जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट हम लोग को करना है यहाँ पर कि एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन, मेरी कोशिश है कि पॉइंट्स टू पॉइंट ही चलते जाना है और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। तो एक्सप्रेशन अगर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी का तो भाई कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो बहुत एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे मेरे को लगता है समझ में आएगा काफ़ी। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं m। ठीक है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब आपने क्या करें, रेस्ट में रखा है। रेस्ट में रखने का मतलब होता है u इक्वल टू कितना, 0 हो गया। ठीक, इसका u कितना है, 0 है। अब आपने भाई इस पर कोई फोर्स अप्लाई करा, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, फोर्स F इक्वल टू ma फोर्स अप्लाई करा। जब ma फोर्स आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो इसकी नई पोजीशन ये आ जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगा, और इसकी जो फाइनल स्पीड जो है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो बढ़ के मान लेते हैं v हो गई। ठीक है, u से क्या हो गई, इसकी जो है v हो गई। और मान लेते हैं जो अगर हम लोग जो है अगर ये मान के चलेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मान लिया कि s डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फ्रॉम फिगर वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, अगर हम आपसे पूछे कि इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आप कहेंगे W इक्वल टू जो है, जो आपने पढ़ा है Fs, तो आप इसको MAS भी कह सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो W इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कितना आ गया है, W इक्वल टू आपके पास आ गया है M इंटू A इंटू S आ गया है। ठीक है, अब बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we can write हम लोग क्या लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये आपने पढ़ा हुआ है भाई। और v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2s, ये भी आपने पढ़ा है।
और ए एस इक्वल टू अगर हम आपसे बात करेंगे तो 1/2v² आ गया। ठीक है, अब और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कर लीजिए। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम ए एस इक्वल टू कितना हो गया, 12mv² आ गया बाई इक्वेशन 1। अब 1 को देखिए, 1 से आप इसको लिख सकते हैं कि W इक्वल टू कितना हो गया, 12mv² आ गया। ठीक है, अब यही दिस वर्क डन विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ जाएगा। देयरफॉर जो k की वैल्यू है वो 12mv² आ गई। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। You can note it. So the next topic is work energy theorem. ये वर्क एनर्जी थ्योरम करनी है और ये इसका एक नहीं कहीं ना कहीं इसका जो है पार्ट तो आपने इसके पहले जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही, इसको आप मान के चल सकते हैं। ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम जब पार्टिकुलर आ रहा है तो उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग जो करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक ऐसी कंडीशन जब हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स किसी बॉडी पे कांस्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, लेट अ बॉडी इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम एनी पोजीशन लिख देते हैं, फ्रॉम एनी पोजीशन एंड इट्स स्पीड चेंजेस बाय u to v। मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है वो कहां से कहां बदल रही है, u से v आपकी स्पीड बदल रही है। ठीक, सो दैट W इक्वल टू F। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको जो है W इक्वल टू यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, FDS पढ़ा है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसको जरा आपको करना चाहे तो F की जगह क्या लिख सकते हैं आप, MAS भी लिख सकते हैं, MAS DS हम मान के चले, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इससे। और अब अगर हम लोग जो है MA की अगर बात करते हैं तो MA की अगर हम लोग जो है बात यहाँ पर करेंगे तो आपका जो कितना आ जाएगा यहाँ पर M और A की जगह dV अपॉन कितना हो जाएगा, dt आप लिख सकते हैं इंटू S और ये कितना आ गया, ds आ गया। ठीक, सिंस आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख ले, A इक्वल टू कितना होता है, dV बाई dt आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ठीक है, तो S नहीं लगाना है, ये एक जो है चूक रह गई थी, ध्यान रखिएगा भाई। ऑलरेडी F इक्वल टू MA लिखना है ना, MA लिख दिया तो ऑलरेडी DS लगा ही हुआ है, अपनी सारा लगा हुआ है। और W इक्वल टू M, अब हम चाहते हैं dV को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए भाई, और ds अपॉन dt को एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप ये सब पहले भी समझ चुके हैं। और अब M इंटू dV इंटू ब्रैकेट में V आ जाएगा, सिंस V इक्वल टू कितना होता है, ds अपॉन क्या आता है, dt आता है। ठीक, और W इक्वल टू MV और यहाँ पर कितना आ गया, dV। ठीक, अब आपकी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग खास बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो आपने स्टेटमेंट लिखा था उसमें कहा था अकॉर्डिंग टू द, या यहाँ पर मत लगाइए, आप नीचे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट। कहाँ से कहाँ स्पीड चेंज हो रही है ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो आपको मालूम है u से v जो है आपकी जो एक तरीके से स्पीड है बदल रही है, और जब आप ऐसा कर देंगे तो आपको मालूम है m तो बाहर आ जाएगा, और v dv v का अगर हम लोग इंटीग्रेशन भी कर दें तो
तो v का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u से v आ जाएगी। और w इक्वल टू आपको मालूम है कि m, और जब लिमिट u से v दी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट v की जगह v स्क्वायर बाई 2 और माइनस u की जगह u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो w इक्वल टू 1/2m आ गया है, और यहाँ पर कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एक तरीके से आपका आ गया है। ठीक, अब आप इसको लिखना चाहें तो 1/2 जो है mv स्क्वायर अलग कर दीजिए, माइनस 1/2 mu स्क्वायर अलग कर दीजिए, ये कितना आ गया, w इक्वल टू आ गया, और w इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, और इस वाले को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो w बराबर kf माइनस कितना आ गया, ki आ गया, और इसको w बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा k भी कह सकते हैं। यानी कि हमेशा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यानी कि अब आप यहाँ पर लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन is equal to the change in kinetic energy। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत सिंसियरली समझना है, और बहुत सिंसियरली इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और हमने इसको प्रूफ भी कर लिया है, हमने यहाँ पर मान लिया वेरिएबल फोर्स के कारण ही बॉडी डिस्प्लेस हो रही, जनरल केस हो जाता है। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, एफ की जगह एम ए रख दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ एम ए डी एस, और आपको मालूम एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होगा तो dv अपॉन dt रखते हैं इंटू ds, जो से इक्वल टू dv बाई dt। देन फिर आप अगर नीचे देखेंगे तो w इक्वल टू m इंटू डी वी। अब हमने जो dt नीचे लगा था dv के, उसको ds बाई dt कर दिया, तो m इक्वल टू m dv इंटू v आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mv dv आ गया यहाँ पर, है ना। और अब अगर हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें अब वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसने कहा था कि स्पीड चेंज हो रही u से v, तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u टू v mv dv, m बाहर हो जाएगा और v का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से m इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस का u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड दैट इज w इक्वल टू, आप इसको जो है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर लिख सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर को फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलिए, और जो हाफ mu स्क्वायर को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलिए, तो w इक्वल टू kf माइनस ki, और फाइनली w इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा k आ जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके आगे की जो बातचीत है वो हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे करेंगे, इसको फिलहाल आपको प्रिपेयर करना है।